So hello everyone. So कैसे हैं आप? So let us continue our audit discussion. So the next standard that we are going to start is ऐसे 805, another interesting standard and again a very dynamic standard. ठीक है. सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं तुमको. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, कैसे प्रिपेयर किया जाता है सर? एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क किया जाता है और तब तुमको ऑडिट का ऑफर मिलता है और तब तुम जाके क्या करते हो सर? किसी कंपनी का ऑडिट करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो, तब तुम्हारे ऊपर लगने वाला है ऐसे 100 से लेके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं टू ऐसे 700. तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे ऊपर लगने वाले हैं. ठीक है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, कैसे प्रिपेयर किया जाता है सर? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है टू कंसिडर द नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तब तुम्हारे ऊपर लगने वाला है ऐसे 800. जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है ऐसे 800 है और प्लस जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स होंगी सर ऐसे 100 से लेके ऐसे 700 तक, ये तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है. अब मान लो एक नया सिनेरियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहां पे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट तुमको बोलेगा कि भाई साहब आप ना फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मत करो. ठीक है. आप हमारे लिए किसी स्पेसिफिक लाइन आइटम को ऑडिट करके दे दो, किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो. क्या बोलेगा मैनेजमेंट तुमको कि तुम हमारे लिए क्या करो, किसी सिंगल लाइन आइटम को ऑडिट करके दे दो, किसी स्पेसिफिक आइटम को ऑडिट करके दे दो, किसी स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करके दे दो, या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो. मतलब मैनेजमेंट तुमको बोलेगा कि भाई साहब अब एक काम करो, एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ पी एंड एल को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो, या फिर कोई स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करके दे दो, स्पेसिफिक अकाउंट या स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करके दे दो. मान लीजिए सिर्फ डेटर को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ क्रेडिटर को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ अकाउंट्स पेबल को ऑडिट करके दे दो, सिर्फ सन्ड्री एक्सपेंडिचर को ऑडिट करके दे दो. तो कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को ऑडिट करके दे दो, स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करके दे दो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो. क्योंकि अगेन किसी यूजर की रिक्वायरमेंट है, किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है कि भैया अपने को सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है, अपने को स्पेसिफिक एलिमेंट से मतलब है, तो तुम क्या करो, इसका ऑडिट करवा के हमें दे दो. तो उस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट तुमको बोल रहा है कि भैया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे दो, स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करके दे दो, स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करके दे दो. अगेन यू मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द सेम. यू माइट बी द सेम स्टेट ऑडिटर ऑफ द कंपनी जिसने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट कर रखा है, या फिर यू माइट बी ए डिफरेंट ऑडिटर एज वेल, यू माइट बी ए डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल. बट इफ यू आर ए डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी. ठीक है. तो आईसीआई क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऑफर आता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का, या स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करने का, या स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करने का, तब आपके ऊपर लगेगा ऐसे 805. क्या लगेगा आपके ऊपर? ऐसे 805 लगेगा. क्या लगेगा आपके ऊपर? ऐसे 805 लगेगा. तो आईसीआई बोलता है सर कि आपके ऊपर अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का आपको ऑफर आ रहा है, स्पेसिफिक अकाउंट को ऑडिट करने का ऑफर आ रहा है, स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करने का ऑफर आ रहा है, तो आपके ऊपर ऐसे 805 लगेगा. आपको ऐसे 805 फॉलो करना है. ठीक है. अब इसमें भी आप ये देख लेना कि वो जो स्पेसिफिक अकाउंट है, वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है, वो एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क प्रिपेयर हुआ है या फिर एज पर द जनरल स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क प्रिपेयर हुआ है. क्योंकि अगर वो प्रिपेयर हुआ है एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, सो इन दैट सिनेरियो ऐसे 100 से 700 तुम्हारे ऊपर लगेगा. और अगर वो प्रिपेयर हुआ है एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तब भैया ऐसे 800 भी तुम्हारे ऊपर लगेगा. समझ रहे हो? तब ऐसे 800 भी तुम्हारे ऊपर लगेगा. तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना होगा, है ना. लॉजिकल सा चीज है आई थिंक ये, कि ठीक है भाई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का ऑफर मेरे को मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे ऊपर लगने वाले 805. अब मैं ये देखूंगा कि वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है. अगर वो बना है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो भाई लॉजिकल सी चीज है कि ऐसे 100 से लेकर 700 तक के सारे स्टैंडर्ड्स मेरे ऊपर लगेंगे ही लगेंगे. और अगर वो बना है किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो भैया ऐसे 805 तो लगेगा ही लगेगा, ऐसे 800 भी लगेगा, ऐसे 800 भी लगेगा. ठीक है. तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी होगी. तो दिस इज द पार्टिकुलर बैकग्राउंड. ठीक है. तो ऐसे 800 की सीरीज में ना जितने स्टैंडर्ड्स है ना, वो सब स्पेशल कंसिडरेशंस वाले स्टैंडर्ड है कि स्पेशल केसेस में अपने को कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं. ऐसे 800 बोलता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बन रहा है तो ऐसे 800 लगेगा. अगर स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट होना है तो ऐसे 805 लगेगा. और सिमिलरली ऐसे 810 में आप देखोगे कि अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना है तो ऐसे 810 लगेगा, 810 लगेगा. तो वो तो खैर अगला स्टैंडर्ड है. ठीक है.
तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर भी मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है, आपने समझना है चीज़ों को, मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करना है और ये नोट्स ही पढ़ने हैं, आपने और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 805 स्टैंडर्ड का नाम क्या है भाई? स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशंस, बहुत अच्छी बात है। ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्पेशल कंसिडरेशंस कब देना है? जब हम ऑडिट कर रहे हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्पेसिफिक एलिमेंट का, अकाउंट का या फिर एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब हमारे ऊपर लगेगा 805। अब जैसे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक अकाउंट्स की बात करें तो मान लो रेवेन्यू हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया। और एक इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट है जो यहां पे आपको ध्यान रखना है, कि अगर जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट है, अगर वो प्रिपेयर किया जा रहा है एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है सर? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ऐसे 805 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है और क्योंकि वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर हो रहा है। ऐसे 200 से लेकर 700, रादर आई विल से ऐसे 100 से लेकर 700 के बीच जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि एसक्यूसीज भी तो आता है, ठीक है, तो वो सारा कुछ लगेगा। उसके अलावा अगर ये जो पार्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट है ये प्रिपेयर हुआ है एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो ऐसे 800 तो लगेगा ही, ऐसे 805 तो लगेगा ही लगेगा, ऐसे 800 भी लगेगा और ऐसे 200 से 700 तक के जितने स्टैंडर्ड्स है सर वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आपके एग्जाम के लिए, एक प्योर इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे भी कुल मिलाकर वो 3 चीजें हैं जो ऐसे 800 में देखा था अपन ने। पहला कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, कि जब मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे लिए क्या कंसिडरेशंस होंगे। फिर दूसरा, मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब जब मैं प्लानिंग करूंगा, जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, तब मुझे क्या ध्यान रखना है। और तीसरी चीज रिपोर्टिंग, ओपिनियन, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में भी ये 3 मुद्दे ही मेरे को मेनली ध्यान रखना है कि भैया जब मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा, सबसे पहले जब मैनेजमेंट मेरे को ऑफर देगा सिंगल एलिमेंट का ऑडिट करने का, तो इन दैट सिचुएशन मेरे क्या कंसिडरेशंस रहेंगे। जब मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा तब क्या कंसिडरेशंस होंगे, और जब मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा तो ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ठीक है ना। और तो यहां पे भी जब हम कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसे 8 हमने डिस्कस किया था ना, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया, तो सेम पिया ऐसे 805 में भी लग जाएगा, सेम पिया ऐसे 805 में भी लग जाएगा, ठीक है। कि जब भी मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा मेरा जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहने वाला है वो पिया का कंसिडरेशन रहने वाला है। पिया यानी पी फॉर पर्पस, I for intended user and A for again acceptable FRF। तो मैं क्या देखने वाला हूं भैया, पर्पस क्या है, क्यों सिंगल एलिमेंट का ऑडिट करवा रहे हो तुम मुझसे, क्यों स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करवा रहे हो, इंटेंडेड यूजर कौन है, हु इज द यूजर जिसने तुमको ये रिक्वायरमेंट बोली है, और तीसरी चीज जो FRF यूज हो रहा है ना फॉर द प्रिपरेशन, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मिल रहा है कि नहीं FRF में, whether the FRF is giving appropriate disclosures, whether the FRF is giving appropriate disclosures। तो ये तो सेम कहानी हो गई, ऐसे 800 में भी सेम था, 805 में भी सेम था, ठीक है। अब ऐसे 805 के अंदर तुमको स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना है। यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है, कि जब मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं तो या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा हूं तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आता है कि हो सकता है मैं सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो ना कर पाऊं, वहां मैं सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट हो रहा है, तो सारा स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करना मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, क्या करना है, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। बट प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हो सकता है मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स भी फॉलो ना कर पाऊं। क्यों फॉलो ना कर पाऊं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली भले मेरे को खाली इन्वेंट्री का ऑडिट करने के लिए मिला कि आप इन्वेंट्री का ऑडिट कर दो, बट इन्वेंट्री का ऑडिट करने के लिए मेरे को डेटर्स का भी ऑडिट करना पड़ेगा, मेरे को सेल्स का भी ऑडिट करना पड़ेगा, मे बी मेरे को परचेज का भी ऑडिट करना पड़ेगा, जबकि मेरे को बोला जा रहा है आप खाली इन्वेंट्री का ऑडिट करके दे दो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, तो प्रैक्टिकली ये होगा कि और भी इंटर रिलेटेड एरियाज होंगे जिसपे मेरे को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, और भी इंटर रिलेटेड एरियाज होंगे जहां पे मेरे को क्या करना होगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा, राइट। मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मेरे को फॉलो करना होगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ऑडिट है वो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कन्फाइंड रहेगा, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करना है। तो क्योंकि मुझे खाली स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करना है, क्योंकि मुझे खाली सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई ना कर पाऊं। क्या पॉसिबिलिटी है सर कि हो सकता है यहाँ पे मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई ना कर पाऊं? तो आईसीएआई बोलता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि क्या आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई कर पाओगे, और अगर आपको लगता है कि आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। दोबारा से सर, कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, एक तो मेरे को ध्यान रखना है पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया, दैट इज पर्पस, इंटेंडेड यूजर, एक्सेप्टेबल एफआरएफ एंड वेदर द एफआरएफ प्रोवाइड्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। और दूसरा मेरे को ध्यान रखना है सर कि रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो सकता है कि नहीं, ठीक है। और अगर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हो सकता तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। अगर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हो सकता सर तो यहाँ पे ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। और यहाँ पे मेरे को एक चीज और देखनी है कि भैया अगर मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहा हूं, सो इन दैट सिचुएशन मेरे लिए ऑडिट करना आसान होगा। लेकिन अगर मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पे मुझे फेस करना होगा कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्या फेस करना होगा सर? कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करना होगा, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे, मोर एविडेंसेस लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो कि अगर मैं कंपनी का स्टैट ऑडिटर भी होता, अगर मैंने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करा होता, तो मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली होती, मैंने पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया होता, तो मेरे लिए उस सिंगल एलिमेंट को ऑडिट करना आसान होता। लेकिन अगर मैं कंपनी का स्टैट ऑडिटर नहीं हूं, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मैंने नहीं करा है, मेरे को सिर्फ सिंगल एलिमेंट का ऑडिट करने का ऑफर आया है, सो इन दैट सिचुएशन मेरे को ये डिफिकल्टी आएगी सर कि मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करी है, मैंने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन नहीं करी है। सो इन दैट सिचुएशन मेरे को सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने में भी दिक्कत आ सकता है, परेशानी आ सकता है, तो उस चीज का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखना कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, पिया का ध्यान रखना है सर, ए से एक्सेप्टेबल एफआरएफ एंड वेदर द एफआरएफ प्रोवाइड्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स एंड डिटरमाइन वेदर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कैन बी कंप्लाइड। इफ अनएबल टू कंप्लाई डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। अगर इफ अनएबल टू कंप्लाई डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट, सिंपल सी चीज है, इतना क्लियर है। अब देखना सर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी हैं, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी हैं जिसका मेरे को ध्यान रखना है व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट। कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी हैं, special considerations when accepting the engagement, कि if the auditor of complete set of financial statement is not engaged to do the audit of specific element, कि अगर मेरे को ऑफर किया मैनेजमेंट ने कि ऑडिटर साहब, सीए सानिध्य सराफ भाई साहब, आप क्या करो, सिंगल एलिमेंट का ऑडिट कर लो, और अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रखा तो मेरे को कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होंगी सर? हो सकता है मैं कुछ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई ना कर पाऊं, ठीक है। अगर मैं कंपनी का ऑडिटर होता तो मैं सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाता, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाता, बट क्योंकि मैं सिंगल एलिमेंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो हो सकता है मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स यहां पे फॉलो ना कर पाऊं, कंप्लाई ना कर पाऊं। दूसरी चीज, मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पूरे एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। अगर मैंने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया होता, अगर मैं स्टैट ऑडिटर होता, तो मैंने पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली होती एज पर ऐसे 315, मैंने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली होती एज पर ऐसे 315, बट मेरे को इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली, मेरे को पूरे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली। और तीसरी चीज, मेरे पास प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है ना, मेरे पास ऑडिट एविडेंस नहीं होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर मैंने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया होता, अगर मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट स्टैट ऑडिटर होता, तो मुझे पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन मैंने किया होता और पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एविडेंस मेरे पास होता, और वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका भी ऑडिट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो मेरे लिए ऑडिट करना ईजी होता। लेकिन क्योंकि मैं कंपनी का स्टैट ऑडिटर नहीं हूं, मैं एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सो इन दैट सिचुएशन मेरे को ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आने वाली है भैया कि कंप्लायंस ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स में नॉट बी प्रैक्टिकेबल। Auditor will not have the same understanding of the entity and internal control system, and he does not have audit evidence about the accounting records. तो मेरे को ज्यादा evidences लेने होंगे, more evidences, ठीक है जी। तो यहां ये दिक्कत आने वाली है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कंपनी के स्टैट ऑडिटर नहीं हो और आपको स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट का ऑफर आता है, तो आपको क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस हो सकती है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। तो सर ये सारे चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। तो ये तो ऐसे 805 का पहला एरिया है, दैट इज कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, द फर्स्ट एरिया ऑफ द पार्टिकुलर स्टैंडर्ड, कंसिडरेशन व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट।
कौन से कंसिडरेशन है सर? पिया पिया एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, देन एक्सेप्टेबल एफआरएफ एंड वेदर इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लायंस ऑफ द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स. इफ आई कैन नॉट कंप्लाई विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट. एंड इफ आई एम नॉट द स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी and I have got that offer, I am going to face a few practical challenges like the compliance of the standards. I have not obtained the understanding of the entity. I have not obtained the evidences regarding the accounting records. So ये कुछ practical difficulties है सर जो मैं face करने वाला हूँ. I believe it is very very clear. ठीक है. उसके बाद जो second area है considerations in planning and performing the audit. अब ऑडिट को प्लान करना है, ऑडिट को परफॉर्म करना है. ठीक है. अब एक बात मेरे को समझ में आ गई भैया कि इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर मैं सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ही कंप्लाई कर पाऊंगा. और मेरे को वही देखना है कि क्या मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कर सकता हूं कि नहीं. रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स भी कंप्लाई नहीं कर सकता तो ऑडिट एक्सेप्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो जब मैं ऑडिट को प्लान भी करूंगा, जब मैं ऑडिट को परफॉर्म भी करूंगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अडॉप्ट करना है एज इज रेलिवेंट टू ऑडिट एज पर द सर्कमस्टेंसेस. एक तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाऊंगा मैं, सारे स्टैंडर्ड्स लगेंगे नहीं. और जो स्टैंडर्ड्स मैं फॉलो करूंगा वो स्टैंडर्ड्स फुल फ्लैजेड तरीके से नहीं लगेगा, वो स्टैंडर्ड खाली स्पेसिफिक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लगेगा. फॉर एग्जांपल, पहले मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में WR लेता था, तो अभी अगर मैं इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में WR लूंगा. पहले मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में WR लेता था, बट अभी मैं अकाउंट्स पेबल का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ अकाउंट्स पेबल के रिस्पेक्ट में WR लूंगा. तो मेरे को पूरा स्टैंडर्ड फुल फ्लैजेड वे में फॉलो नहीं करना, मेरे को रेलिवेंट स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है. मेरे को उतना ही स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना है जो कि मेरे लिए रेलिवेंट है. तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए कि जब मैं ऑडिट प्लान करूंगा, जब मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा, तो मैं अडॉप्ट करूंगा भैया मेरे लिए. मान लो ऐसे 580 एप्लीकेबल है, तो ऐसे 580 में कितना रेलिवेंट पोर्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल है. पूरा ऐसे 580 अप्लाई नहीं करना, ऐसे 580 का रेलिवेंट हिस्सा अप्लाई करना है. ठीक है. उसके बाद मैटरलिटी फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लोअर. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान रखना है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मैटरलिटी फॉर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 320. तो एज पर ऐसे 320 हम लोग मैटरलिटी डिसाइड करते थे, लेकिन सर जो हमने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैटरलिटी डिसाइड कर रखा था वो तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कर रखा था, जहां पे अपन फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे थे. अब अपने को स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट का ऑफर आया, अब अपन किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे भाई, जब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो अपना जो प्रोसीजर्स है वो ज्यादा डिटेल्ड में हो, हम लोग ज्यादा डिटेल्ड में उस आइटम को कवर करें. नॉर्मली अगर फुल फ्लैजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त मैंने अकाउंट्स पेबल को जितनी गहराई में कवर किया होगा, अगर मेरे को अकाउंट्स पेबल का ही ऑडिट का ऑफर आएगा तो मैं उसको ज्यादा गहराई में कवर करूंगा, मैं ज्यादा गहराई में उसको ऑडिट करूंगा, मैं ज्यादा डेप्थ में जाके उसको ऑडिट करूंगा. तो इसलिए यहां पे पॉसिबिलिटी है कि मैटरलिटी लेवल मेरा कम रहेगा. मैटरलिटी लेवल मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा. नॉर्मली जो मैंने मैटरलिटी लेवल डिसाइड किया था पहले, उसके मुकाबले मैटरलिटी लेवल यहां पे कम रहेगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर कि दैट मैटरलिटी फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी लोअर. तीसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री का ऑडिट करना है सर, तो थोड़ा बहुत सेल्स भी देखना होगा, थोड़ा बहुत परचेजेस भी देखना होगा, हर उस असर्शन को देखना होगा जो इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रही है. ठीक है. तो पार्टिकुलरली हो सकता है मेरे को कि भले मेरे को एक लाइन आइटम को ऑडिट करने का ऑफर आया है, बट मेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे ऑन रिलेटेड आइटम्स एज वेल. मेरे को क्या करना होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा ऑन इंटर रिलेटेड आइटम्स ऑल्सो. तो ये अपना एक स्पेशल कंसिडरेशन रहने वाला है इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट, कि ऐसे कौन कौन से इंटर रिलेटेड आइटम्स होंगे जिसमें मेरे को प्रोसीजर्स परफॉर्म करना रहेगा. तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट में मेरे को 3 बातों का ध्यान रखना अभी तक जो मैंने तुमको बताया है. पहला कि भैया सारे स्टैंडर्ड्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पूरा ऐसे मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मेरे को उतना ऐसे अडॉप्ट करना है जो कि रेलिवेंट रहेगा मेरे लिए एज पर द गिवन सर्कमस्टेंसेस. दूसरी चीज कि मैटरलिटी ऐसे 320, मैटरलिटी फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लोअर, लॉजिकल सी चीज है. और तीसरी चीज मेरे को आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया इंटर रिलेटेड आइटम्स कौन कौन से हैं जिनमें मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं. ये जो 3 पॉइंट्स दिए है ना सर, ये आईसीआई के स्टडी मैट में भी दिया है. ठीक है. और जो चौथा पॉइंट मेरे नोट्स में है वो मैंने गाइडेंस नोट से उठाया, आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट बुक से उठाया है. कि अब मैंने तुमको बताया कि भैया सारे स्टैंडर्ड्स पे तो एम्फसाइज नहीं करना, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स पे एम्फसाइज करना है, और जिस स्टैंडर्ड पे एम्फसाइज कर रहा हूं उसमें भी रेलिवेंट पोर्शन अडॉप्ट करना है. कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे मेरे को स्पेशल कंसिडरेशंस देना होता है, ज्यादा फोकस करना होता है उन पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में जब मैं स्पेसिफिक आइटम को ऑडिट कर रहा हूं. और आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट बुक में 3 स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया है, ऐसे 240, 550, 570, जो कि मैं ऑडिट कराते वक्त तुमको बोलता भी हूं कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क के एरियाज है. 240 फ्रॉड,
550 रिलेटेड पार्टीज, 570 गोइंग कंसर्न। तो मैं सिंगल आइटम का भी ऑडिट कर रहा हूं तो भैया फ्रॉड तो नहीं है, गोइंग कंसर्न खतरे में तो नहीं है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर कुछ गोलमाल तो नहीं किया है। तो ये स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जिसको मेरे को एम्फेसिस करना ही चाहिए, जिसका मेरे को ध्यान रखना है। तो कंसिडरेशंस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, बहुत सिंपल सी चीज है भैया। मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर 2 पॉइंट है। एडप्ट एसेज रेलिवेंट टू ऑडिट एज पर द सर्कमस्टांसेस। दूसरा एसेज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन 240, 550, 570। तीसरा एसे 320 दैट इज मैटरनिटी स्टैंडर्ड के ऊपर ही हो गया एक तरीके से। और चौथी चीज की मेरे को क्या करना है, परफॉर्म करना है प्रोसीजर्स ऑन इंटर रिलेटेड आइटम्स ऑल्सो। मेरे को परफॉर्म करना है प्रोसीजर्स ऑन इंटर रिलेटेड आइटम्स ऑल्सो। आई बिलीव अगेन इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना, इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ऐसे 805 का ये पहला 2 हिस्सा हो गया अपना, पार्ट ए पार्ट बी। फाइनली आता है पार्ट सी, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। पार्ट सी में जाने से पहले एक काम करो, पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो भी डिस्कस किया सर उसको नोट डाउन कर लो एक बार। आप एक काम करना, पोज कर लेना और पोज करके क्या कर लेना सर, नोट डाउन कर लेना। पॉइंट ए याद रखना, कंसिडरेशंस वाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, पीआर प्लस रेलिवेंट एसेज। और इसके बाद आपको ये वाला पोर्शन नोट डाउन करना है, स्पेशल कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। कि if auditor of complete set of financial statement is not engaged to do the audit of specific element, auditor may face a few practical difficulties, and these are the practical difficulties. That compliance of relevant assets may not be practicable. Auditor do not have the same understanding of entity and IC. He does not have audit evidence more about accounting records. So that is why इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, ज्यादा कोराबरेटिव एविडेंसेस लेना होगा। और उसके बाद पार्ट बी दैट इज कंसिडरेशंस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, जिसमें आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है। आपको बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, एक बार रीड कर सकते हो खाली बुक से। उसके बाद आता है फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, राइट, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। अब देखना सर एकदम लॉजिकल सी चीज है, तुम लॉजिकली सोचना, मेरे साथ विजुअलाइज करना, ठीक है। एक तरफ हो गया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप क्या कर रहे हो सर, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हो और उसके ऊपर ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया है उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस आने वाला है ऑन द ओपिनियन जो आप स्पेसिफिक एलिमेंट में देने वाले हो। आप कभी भी उस ओपिनियन को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि अरे यार कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने क्या ओपिनियन दिया था वो अलग चीज है, स्पेसिफिक एलिमेंट का मैं क्या ओपिनियन दूंगा वो अलग चीज है। आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हो कि मेरे को उससे मतलब नहीं रखना, नहीं, आपको मतलब रखना होगा। आपको देखना होगा कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्या ओपिनियन दिया गया था, उसका बियरिंग यहां पे भी आने वाला है, ठीक है। अब मान लो पहला सिनेरियो है कि आपने जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा था तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। क्या दिया था आपने? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सो इन दैट सिनेरियो हो सकता है कि आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते वक्त भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते वक्त मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, क्योंकि आपने जब फुल फ्लैजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था सो हो सकता है आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करते वक्त। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिला रहेगा, तुमको कुछ मिस स्टेटमेंट मिला रहेगा, बट वो मिस स्टेटमेंट्स उतना मटेरियल नहीं रहेगा ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए, इसलिए तुमने रिपोर्ट को अनमॉडिफाइड दे दिया था। बट अब जब तुम स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो हो सकता है कि भाई उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब ओवरऑल मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्ड में वो इतना मटेरियल नहीं है, बट उस स्पेसिफिक एलिमेंट के रिगार्ड में वो मटेरियल है, क्योंकि हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो भाई लेट अस से ये 1 गिलास पानी है, ये 1 गिलास पानी है, इसी 1 गिलास पानी में क्या हो गया यार, कुछ गंदगी गिर गया, कुछ 1-2। अब मैं इसी स्पेसिफिक ग्लास ऑफ पानी को देख रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं यार गंदा है, लेकिन मान लो पूरा एक बकेट है वाटर का
और जितना इस ग्लास में गंदगी थी ना उतने उस बकेट ऑफ वाटर में गंदगी थी, तो अपन उसको इग्नोर भी कर सकते हैं यार कि पूरे बकेट ऑफ वाटर में सिर्फ इतना सा गंदगी है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सिर्फ ये सिंगल ग्लास ऑफ वाटर में उतना गंदगी होगा तो अपन उसको कंसिडर कर लेंगे, बोलेंगे ये गंदा है। तो सेम वे में हो सकता है कि अपन ने फुल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया हो, बट स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करते वक्त मैं क्या करूंगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा है तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप सिंगल एलिमेंट में उस चीज को मॉडिफाई कर दो या अनमॉडिफाई कर दो, क्योंकि भले ही आपने वहां पे क्वालिफिकेशन दी थी, बट क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे है, जो मिस स्टेटमेंट है उसका परवेसिव इंपैक्ट नहीं है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ नहीं है। तो आप जब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो भाई उस स्पेसिफिक एलिमेंट में उन मिस स्टेटमेंट्स का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिफाइड का तो मतलब ही यही होता है कि मिस स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ नहीं है। तो भाई अब मैं अकाउंट्स पेबल का ऑडिट कर रहा हूं, अकाउंट्स पेबल में कोई गलती था ही नहीं, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में दिक्कत थी, उस वजह से मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था कंप्लीट सेट में। अभी तो अकाउंट्स पेबल का ऑडिट कर रहा हूं मैं, तो हो सकता है यहां पे मैं क्या दे दूं सर, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूं। सो अगर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा है ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्पेसिफिक एलिमेंट में या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या सिंगल आइटम में हो सकता है मैं मॉडिफाई भी कर दूं ओपिनियन को या अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे दूं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 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 अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर दिया है, एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर दिया है, अब तुम लॉजिकली सोचो और बताओ कि मैं एडवर्स ओपिनियन कब देता था, मैं डिस्क्लेमर कब देता था एज पर ऐसा 705। तो एडवर्स ओपिनियन कब देता था मैं, कि मैंने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करके मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल भी है और उनका परवेसिव इंपैक्ट भी है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो प्रभाव डाल रहा है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इफेक्ट डाल रहा है, तब जाके मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा था। अब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट भी आ जाएगा, तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि स्पेसिफिक एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक एलिमेंट में भी उसका प्रभाव तो आएगा। एडवर्स ओपिनियन का मतलब ही ये हो गया कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रभाव आ रहा है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट में भी प्रभाव तो आएगा, तो यानी अनमॉडिफाइड ओपिनियन में नहीं दे पाऊंगा। सिमिलरली डिस्क्लेमर का मतलब क्या था कि मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, और जो एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाया वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाया, उसका इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो वो सिंगल आइटम को भी अफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, सिंगल आइटम को भी अफेक्ट कर रहा है। सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अगेन क्या होगा सर, कि मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये चीज मेरे को ध्यान रखना है कि अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त एडवर्स ओपिनियन दिया था या डिस्क्लेमर दिया था, या जिस भी ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया था उसने एडवर्स ओपिनियन दिया था या डिस्क्लेमर दिया था, तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त अपन नहीं बोल सकते कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अपन क्लीन नहीं बोल सकते, क्योंकि एडवर्स या डिस्क्लेमर का मतलब ही यही है कि भैया मटेरियल प्लस परवेसिव, एंड परवेसिव का मतलब होता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो चीज अफेक्ट नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाओगे, आप पक्का 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 यहाँ पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ही दोगे। समझ पा रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो? तो पहला सिनेरियो कि अगर ऑडिटर ने क्या किया है, अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है कंप्लीट सेट में, तो इन दैट सिनेरियो सिंगल एलिमेंट पे मैं मॉडिफाइड भी ओपिनियन भी दे सकता हूं, अनमॉडिफाइड भी दे सकता हूं, वो मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है, मेरे फाइंडिंग्स के ऊपर है। लेकिन अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त एडवर्स ओपिनियन दिया था या डिस्क्लेमर दिया था, तो कभी भी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन इस पार्टिकुलर सिनेरियो के 3 एक्सेप्शंस हैं, इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, ये जो सिचुएशन 2 है ना इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, कि 3 सिचुएशंस है जहां पे हो सकता है कि मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त एडवर्स ओपिनियन दिया था या डिस्क्लेमर दिया था, बट मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं, ठीक है, कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त मैंने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया था, बट उसके बाद भी मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं। उसके 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं सर? अगर 3 कंडीशंस पूरी करूंगा मैं, सो इन दैट सिचुएशन ये पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स या डिस्क्लेमर देने के बाद भी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। पहला, लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा इस बात को, लॉ मना नहीं कर रहा, ठीक है जी, लॉ मना नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि जो रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पब्लिश नहीं हो रहा,
क्या नहीं हो रहा? पब्लिश नहीं हो रहा। क्योंकि अगर साथ में पब्लिश हो रहा है तो यूजर तो देख के कंफ्यूज हो जाएगा, यूजर देख के तो पगलवा जाएगा कि ये क्या हो रहा है भैया, वहां एडवर्स ओपिनियन, यहाँ क्लीन ओपिनियन, वहां डिस्क्लेमर, यहाँ क्लीन ओपिनियन, तो साथ में पब्लिश नहीं हो रहा। ठीक है। और तीसरी चीज, वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो एक मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो बहुत ही माइनर सा पोर्शन कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो एक मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, वो एक मेजर हिस्सा कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, वो मटेरियल नहीं है अपने आप में। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। तो नॉर्मल सिनारियो ये है सर कि अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर दिया है तो मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये तीन बातें एग्जिस्ट करती हैं, सो इन दैट सिनारियो भले ही मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन क्यों ना दिया हो, मैं फिर भी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं। ये कौन से तीन सिचुएशंस हैं? पहला, लॉ मना नहीं कर रहा। दूसरा, हमने दोनों रिपोर्ट्स को साथ में पब्लिश नहीं किया है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट को साथ में पब्लिश नहीं किया है मैनेजमेंट ने। और तीसरी चीज, स्पेसिफिक एलिमेंट मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा। तो लॉजिकल सा चीज है ना यार, मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, लॉ भी मना नहीं कर रहा है, रिपोर्ट भी साथ में पब्लिश नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है कि आप यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, भले ही वहां पे आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया हो। ठीक है। अब लास्ट सिनेरियो इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का कि अगर जो ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या स्पेसिफिक एलिमेंट है ये साथ में पब्लिश किया जा रहा है विद द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर देखो साथ में पब्लिश नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही मैनेजमेंट क्या कर रही है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश कर रही है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफ्यूज्ड हो जाए। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगे ये क्या है यार, वहां अलग ओपिनियन आ रहा है, यहां अलग ओपिनियन आ रहा है। ठीक है ना, तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट साथ में पब्लिश हो रहा है, इज पब्लिश टुगेदर विद द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज ए ऑडिटर में मैनेजमेंट को बोलूंगा आप क्लियरली डिफरेंशिएट कीजिए दोनों को, आप क्लियरली डिफरेंशिएट कीजिए और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताइए कि वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करता है दोनों चीजों को, तो मैं अपना रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करूंगा उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे कि भैया मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं मैं, या तो आप इसको पब्लिश मत कीजिए साथ में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और आप पब्लिश कर रहे हो तो भाई क्लियरली डिफरेंशिएट करो ना कि वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है और ये सिंगल एलिमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो तो यूजर्स हुआ तो कंफ्यूज हो जाएगा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करते हो, मैं रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट दूंगा ही नहीं स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर। तो स्पेसिफिक एलिमेंट का भली ऑडिट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट मैनेजमेंट अगर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करती है दोनों रिपोर्ट्स को, एक तो क्या कर रही है साथ में सर्कुलेट कर रही है और क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर रही है दोनों रिपोर्ट को, तो मैं रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करूंगा। और फाइनली मेरे को ध्यान रखना है सर कि ऐसे 700 के जो भी रेलिवेंट एरियाज है वो मेरे को ध्यान रखना है और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे को ध्यान रखना है। तो मेरे को ऐसा 700 अप्लाई करना है। जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो यहां भी एप्लीकेबल है विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस। तो ये जो स्टैंडर्ड है ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, अपने को यही सारी चीजें ध्यान रखनी है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट क्या होता है, इसके इंटरलिंकिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं, considerations while accepting the engagement, then special considerations while accepting the engagement अपन ने देखा, considerations in planning performing the audit, adapt assets relevant to audit as per the circumstances, assets requiring special considerations, materiality for single financial statement may be lower and management may also need to perform procedures and on interrelated items. फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कि अगर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सिंगल एलिमेंट के ऊपर भैया मेरे पास रास्ता खुला है, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता हूं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता हूं एज पर माय फाइंडिंग्स एंड जजमेंट। लेकिन वहां एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर दिया है तो मैं यहाँ क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकता, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, बट ये 3 एक्सेप्शंस पूरे हो जाएंगे तो दे सकता हूँ। लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा, साथ में पब्लिश नहीं हो रहा और मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा।
और अगर ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट साथ में पब्लिश किया जा रहा है विद द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा मिस्टर मैनेजमेंट प्लीज डिफरेंशिएट बोथ। और मैनेजमेंट डिफरेंशिएट नहीं करता है तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, मैं रिपोर्ट ही इशू नहीं करूंगा स्पेसिफिक एलिमेंट में, जो करना कर ले, तुझे डिफरेंशिएट नहीं करना ना कर, मैं रिपोर्ट ही इशू नहीं करूंगा स्पेसिफिक एलिमेंट में। और फाइनली ऐसा 700 के रेलिवेंट पॉइंट्स मेरे को ध्यान रखना है, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। और ये क्वेश्चन आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट था कि अगर कंपनी का स्टैट ऑडिटर एंगेज्ड नहीं है टू डू द ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उस ऑडिटर को कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस हो सकती है। एसेस का रेलिवेंट एसेस कंप्लाई करना प्रैक्टिकेबल ना हो, ऑडिटर ने सेम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं कर रखा होगा और उसने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर रखे होंगे अबाउट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो इसलिए उसको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। प्लीज नोट इट डाउन एंड वंस यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर बुक।